जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए आज इस क्लास में ऐसे गोल्डन क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे जो एग्जाम में आपको साथियों डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में साथियों सिर्फ मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हैं। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहले हिंदी होगी, फिर जीके जीएस होगी, यूपी जीके को भी देखेंगे, मैथ होगी, रीजनिंग होगी। तो साथियों हिंदी को देखिएगा, यानी कि हिंदी के 37 प्रश्नों को देखिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि 37 क्वेश्चंस में से कितना आपका स्कोर रहा। तो क्लास की अगर बात करें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो बहुत अनुभवी होना इस मुहावरे का मतलब होता है। गरल का विलोम क्या होता है साथियों? गरल का विलोम होता है सुधा। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए। देखिए, शमशान की अगर बात करें तो जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना, ऐसे शमशान लिखा जाता है, इसलिए सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। भाववाचक संज्ञा की जब हम बात करते हैं तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें से कौन सा शब्द आपको, कौन से शब्द में आपको भाव नजर आ रहा है? बताइए। तो यहां पर जो सौंदर्य शब्द है ना साथियों, सौंदर्य, इसमें एक भाव नजर आ रहा है और यही कैसा शब्द हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा वाला शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाहाकार हुआ क्रंद नमय, कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव, बार बार होता था क्रूर। तो इन पंक्तियों में आपको बताना है साथियों कौन सा रस है? बताइए। देखिए, कुछ शब्दों की अगर बात करें, इनको पढ़कर हम मालूम बता सकते हैं साथियों क्या यहां पर है। तो यहां पर कुल मिला के मुझे तो भयानक रस लग रहा है और भयानक रस साथियों यहां पर है भी। तो इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए, जूते चाटना ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? बताइए। तो जूते चाटने का मतलब होता है साथियों खुशामद करना, किसी की खुशामद करना, इसलिए आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, इनमें से एक मिश्र वाक्य। देखिए, तीनों वाक्यों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, उनकी पहचान मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रिक से आप कैसे करेंगे। मिश्र वाक्य की अगर बात करते हो तो मैं आपको बतला देता हूं कि किसी भी वाक्य में अगर बीच में क्योंकि आ जाए या के आ जाए तो वो कैसा वाक्य होता है? वो मिश्र वाक्य होता है। यह सब मेरी अनुपस्थिति में हुआ, इसमें नहीं है तो ये मिश्र वाक्य नहीं है। वह धनी है पर लोग ऐसा नहीं समझते, अगर पर आ जाए ना तो वो आपका संयुक्त वाक्य हो जाता था। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, अगर इसलिए आ जाए तो वो भी आपका संयुक्त वाक्य हो जाता था। आशा है कि, अब यहां पर देखिए के आ गया कि वो 2-4 दिन में आ जाए, यानी कि के आ जाए या क्योंकि आ जाए तो वो आपका कैसा वाक्य हो जाएगा? एक मिश्र वाक्य हो जाएगा। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य गलत है? बताइए। तो अध्यक्ष महोदय मुस्कुराने लगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही वाक्य है। ईश्वर आपका भला करे, बिल्कुल सही साथियों। यह ग्रंथ हिंदी लिपि में है साथियों, यह सही होगा। तो या यो ओह तुम कल जाओगे, ये सही होगा। तो कौन सा गलत है ये आपसे पूछा जाए। देखिए, यहां पर अगर बात करें ना, ये ग्रंथ हिंदी लिपि में, देखिए लिपि हिंदी नहीं होती है, यहां पर हिंदी की जगह देवनागरी होना चाहिए था, यानी कि ये ग्रंथ देवनागरी लिपि में है, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो गलत कौन सा है साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाला है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। यदि वह आता तो मैं चला जाता, इस वाक्य में आपको बताना है कैसा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है या विधानवाचक वाक्य? देखिए, इसमें अगर बात करते हैं साथियों, यदि वो आता तो मैं चला जाता, एक संकेत दिया जा रहा है। कैसा संकेत? कि अगर तुम आते तो मैं चला जाता, इस टाइप का एक संकेत है ना। तो साथियों संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। आंसर आपका ए के साथ। अगर बात करें साथियों अगले नंबर के प्रश्न की, तो दिग्भ्रम, क्या दिग्भ्रम शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है? बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गा जो होता है ना वो का में बदल जाता है, तो दिग के धन भ्रम हो जाएगा। आंसर आपका अगर है ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चिकनाई में प्रत्यय क्या है साथियों? बताइए। तो चिकनाई की अगर बात करें, इसमें प्रत्यय जो होगा ना वो आ ही जाएगा, यानी इसलिए जिनका भी आंसर कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि इनमें से कोई एक युग्म विपरीत अर्थक है, उसको आपको चुनना है। देखिए, कोमल का विलोम मृदुल नहीं होता है, ये नहीं होगा। क्रय का विलोम विक्रय होता है, बिल्कुल साथियों। क्रय मतलब होता है कोई चीज खरीदना, विक्रय मतलब होता है कोई चीज बेचना, यानी कि क्रय का विलोम विक्रय और विक्रय का विलोम क्रय हो जाएगा। तो आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, यानी कि जिसका कोई दोष नहीं है उसको क्या कहेंगे? सदोष, संदोष, दोषी या निर्दोष कहेंगे? बताइए। साथियों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर
पर जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि साथियों अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आप चाहते हैं कि क्रैक हो जाए तो बहुत आसानी तरीके से ऐसे आपको पढ़ा दूंगा, मैथ और रीजनिंग आपकी इतनी कर दूंगा कि पूरे में से पूरे नंबर आपके आएंगे। और हिंदी में आपको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा, इतना महारथी बना दूंगा कि 37/37 का स्कोर आपका आएगा, यानी कि हिंदी के जितने क्वेश्चन आएंगे 37 के 37 आपके सही होंगे। और जो आपका सामान्य ज्ञान के पोर्शन में यूपी जीके है, करंट अफेयर है, इसमें भी इतना अच्छा आपको बनाकर भेजूंगा कि बहुत अच्छा इसमें आप स्कोर करो मैक्सिमम। चलिए, तो उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें, जिसका कोई दोष ना हो उसको तो निर्दोष कहा जाता है, जिसका कोई दोष ना हो उसको निर्दोष कहा जाता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अमृत के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चयन कीजिए। तो अमृत को साथियों सुधा कहा जाता है, अमीय कहा जाता है, लेकिन मंगल नहीं कहा जाता है। उसके बाद सुधा, अमीय, सोम, ठीक है। कुल मिला के अगर बात करें, यहां पर अमीया लिखा हुआ, ये गलत हो जाएगा। कुल मिला के अगर बात करें, सुधा, अमीय और सोम, ये ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ना, ये सारे शब्द साथियों अमृत के पर्यायवाची है। राइट आंसर आपका सी के साथ। किस वाक्य में अपादान कारक है बताइए। देखिए, अपादान कारक का मतलब होता है दो चीजें अगर आपस में जुदा हो रही, उनके बीच अलगाव हो रहा है, तो वहां पर अपादान कारक होता है। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, तो इसमें तो अलगाव नहीं हो रहा है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती, इसमें तो एक तरीके से मिलन हो रहा है, ये भी नहीं होगा। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, जो नर्मदा नदी है ना साथियों, अमरकंटक से निकलती है, मतलब एक तरीके से अमरकंटक से वो अलगाव उसका होता है, वो अलग होती है। तो यहां पर जुदा आ रहा है कि नर्मदा नदी अमरकंटक से जुदा हो रही है। तो कुल मिला के जहां भी ऐसी कंडीशन हो, वहां पर कौन सा कारक होगा, वहां पर अपादान कारक होगा, इसलिए राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, पुनः धन विवाह में संधि आपको बताना है क्या, यानी कि अगर इसका संधि किया जाए तो क्या करेंगे, पुनर्विवाह करेंगे। और अगर इसका संधि विच्छेद आपसे पूछ लिया जाए तो साथियों पुनः धन विवाह आपको बताना है। पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है साथियों, तो विसर्ग संधि है। ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, मैथिली, भोजपुरी और मगही, ये बोलियां हैं। तो ये बोलियां साथियों किसके अंतर्गत आती हैं बताइए। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत या बिहारी हिंदी के अंतर्गत। साथियों मैंने तीनों बोलियों को एक साथ लिख दिया है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मैथिली बोली जो है ना, ये किसके अंतर्गत आती है, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत। आपसे पूछा जा सकता है कि भोजपुरी बोली किसके अंतर्गत आती है, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत। अगर मगही बोली आपसे पूछा जाए तो वो भी साथियों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। कुल मिला के तीनों बोलियां बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद देखिए, उदार शब्द का विलोम क्या होगा साथियों बताइए। तो उदार का विलोम क्या होगा, उदार का विलोम कृपण होगा। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, वह दूध लेकर आया, इस वाक्य में संज्ञा का भेद आपको बताना है, बताइए। चलिए, तो कुल मिला के साथियों राइट आंसर बताइए क्या इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दूध की अगर बात करते हैं तो ये साथियों ना तो व्यक्तिवाचक है, ना जातिवाचक है, ना भाववाचक, ये साथियों द्रव्यवाचक है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। पागलपन में प्रत्यय आपको बताना है साथियों, बताइए। पागलपन की अगर बात करें, देखिए पागल अलग हो जाएगा और पन एक अलग शब्द हो जाएगा। तो पागलपन में प्रत्यय जो निकलेगा, प्रत्यय पूछा जा रहा था, मैंने शायद कुछ और बोल दिया। पागलपन में जो प्रत्यय निकलेगा साथियों वो पन निकलेगा। और संधि विच्छेद क्या होगी, पागल प्लस पन, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। उसके बाद देखिए, इस वाक्य में से यानी कि जो किसी वस्तु के या विषय में आसक्त ना हो उसको क्या कहा जा सकता है बताइए। तो उसको अनासक्त कहते हैं, यानी कि जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसको अनासक्त कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है बताइए। तो व्यंजन देखिए अगर बात करते हैं साथियों, इसकी जब संधि विच्छेद करेंगे तो यशाधन गान निकलेगा, यानी कि इसमें विसर्ग आएगा। दुष्चर चरित्र, इसमें भी साथियों विसर्ग आएगा। और नमस्कार में भी विसर्ग संधि हो जाएगी। कुल मिला के यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, विसर्ग संधि नहीं होगी, व्यंजन संधि होगी। तो कुल मिला के आंसर अगर आपने भी ऑप्शन नंबर डी का चयन किया है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। गजट शब्द आपने देखा होगा पहले साथियों, कैसे लिखा जाता है, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है गजट शब्द। तो ये तो साथियों अंग्रेजी शब्द का है, अंग्रेजी भाषा का ये शब्द है। तो ये कैसा शब्द साथियों होगा, ये एक विदेशी शब्द होगा। यानी कि जो अंग्रेजी के हैं, जो पुर्तगाली के हैं, जो जापानी के शब्द हैं, वो एक तरीके से विदेशी शब्द भी कहते हैं। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दीपावली शब्द का संधि विच्छेद होगा, बताइए। चलिए, तो दो सार्थक सार्थक शब्द की अगर बात करें साथियों, देखिए दीप धन अवली होता है, क्या हो जाएगा, दीप धन अवली हो जाएगा। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। गृह प्रवेश में कौन सा कारक है बताइए। गृह प्रवेश यानी कि साथियों अगर बात करते हैं साथियों, गृह प्रवेश बताइए।
देखिए ग्रह में प्रवेश होना चाहिए ना, तो जहां पर भी में आ जाए और पर आ जाए वहां पर साथियों अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। बनारस शब्द का तत्सम साथियों आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बनारस की अगर बात करें, ये आपका साथियों कैसा शब्द है, ये आपका तद्भव शब्द है। इसको तत्सम में कैसे कहेंगे साथियों, वाराणसी कहा जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। देखिए यहां पर अगर बात करें दीपावली का संधि विच्छेद जो है वो मैंने आपको दीपधन अवली बताया, लेकिन कहीं कहीं पर साथियों मैंने दीपधन आवली भी देखा है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, आंसर तो आपका एक ही बताना था। उसके बाद देखिए सही वर्तनी आपको बताना है, यानी कि सही शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। तो सहानुभूति कैसे आप लिखते हो, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे आप सहानुभूति लिखते हो। उसके बाद देखिए इनमें से साथियों शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि 4 वाक्य आपके सामने हैं, शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए। एक फूलों की माला आइए, आइए थोड़ी ना होता है साथियों, ठीक है ना। एक फूलों की माला एक फूलों की माला से आइए, देखिए से यहां पर गलत आ गया, ठीक है। और एक आपका जो है ये भी नहीं सही है। फूलों की माला ले आइए, एक एक यहां पर गलत क्रम एक तरीके से हो जाएगा। फूलों की एक माला ले आइए, हाँ माला के आगे एक आना चाहिए, तो ये आपका सही होगा। और यहां पर से आइए नहीं बल्कि ले आइए लिखा है, तो यहां पर बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के जो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि जो आपका शुद्ध वाक्य होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाले के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करें इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है बताइए। देखिए मनुष्य मैंने आपको बताया है कि अगर आदमी आ जाए, औरत शब्द आ जाए, मनुष्य आ जाए, बालक आ जाए, बालिका आ जाए, लड़का आ जाए, लड़की आ जाए, तो ये सारे के सारे कैसे शब्द हैं, एक जातिवाचक शब्द हैं। पंक्ति शब्द का तद्भव साथियों क्या होगा, तो पंक्ति की अगर बात करें एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, पांत, इसका तद्भव हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का साथियों चयन कीजिए, यानी कि शुद्ध वर्तनी की अगर बात करें तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कोमलांगी, ये आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। प्रत्यक्ष में उपसर्ग पहचानी, यानी कि अगर बात करें प्रत्यक्ष की अगर बात करें तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा साथियों, प्रति जो होगा ना ये उपसर्ग होगा, इसलिए आंसर आपका भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। तो किन वर्णों के सहयोग से बना है साथियों, ये जा और उआ वर्णों के सहयोग से बना है, और जा में भी नीचे हलंत लगेगा। तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको बताया है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए इनमें से तत्सम शब्द आपको बताना है साथियों कौन सा है बताइए। देखिए तत्सम शब्द की अगर बात करें तो ये ऊपर वाला जो सबसे है ऑप्शन नंबर ए वाला, ये आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए अर्थ के आधार पर वह विद्यालय नहीं जाएगा, ये इस पे किस प्रकार का वाक्य है। देखिए कभी भी आपको साथियों किसी भी वाक्य में नहीं शब्द दिख जाए तो वो कैसा वाक्य हो जाएगा, वो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। पगड़ी उछालना ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, खुशी से फूले न समाना, हंसी उड़ाना, अविश्वास करना या अपमान करना। साथियों बेइज्जती करना या अपमान न करना कह सकते हैं। पगड़ी उछालना मुहावरे का मतलब क्या हो जाएगा, अपमान करना हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य का चयन आपको करना है साथियों बताइए। यानी कि संदेह आपको साथियों किस में लग रहा है, परोपकार ही मानवता है, कोई संदेह नहीं है, अब तक सब तैयारी हो चुकी होगी, या मेरी बात मानो और दिल लगाकर पढ़ो, स्वार्थी व्यक्ति को मित्र नहीं बनाना चाहिए। तो संदेह जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर बी में लग रहा है, तो यही आपका संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। और आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों अभी तक आपने 37 प्रश्न देखे हिंदी के, अब आप देखेंगे 38 क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में आएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको आप लोग एक बार देख लीजिए, और इसमें से भी स्कोर आप अपना बताइएगा कि स्कोर आपका साथियों कितना रहा। चलिए तो अगर बात करें बहुत तेजी के साथ साथियों चलेंगे सामान्य ज्ञान के पोर्शन में। देखिए भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन है साथियों, तो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह क्या थी साथियों, तो बंगाल विभाजन थी, इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाता है। समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, यानी कि ये वीणा की अगर बात करें, वीणा प्रेमी थे साथियों समुद्रगुप्त। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है।
तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए निरपेक्ष दाब शब्द से आप क्या समझते हैं? तो यह दाब मापने वाले यंत्र के गेज पर देखा जाने वाला दाब है? नहीं। यह औसत समुद्र पर तल पर वायुमंडलीय दाब है? नहीं। यह किलोग्राम सेंटीमीटर में व्यक्त वायुमंडलीय दाब है? नहीं। यह वायुमंडलीय और गेज दाबों के बीच गणितीय योग के बराबर का दाब है। यह साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि निरपेक्ष दाब का राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, श्री कृष्ण समिति इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो या वीडियो को लाइक न किया हो तो तुरंत वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। उसके बाद देखिए प्रत्येक वर्ष कितनी श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है साथियों? तो 6 श्रेणियों में दिया जाता है। आपको भी मालूम होगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ ही साथियों वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। बुलंद दरवाजा अकबर ने किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो ये तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ओलंपिक खेलों की शुरुआत साथियों कब से की गई? तो 1896 से साथियों ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई। आंसर आपका डी के साथ। गुजरात और महाराष्ट्र कब इसकी स्थापना कब हुई आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या होगा। तो यहां पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे 1 मई 1960 को साथियों गुजरात की स्थापना दिवस मनाया जाता है और महाराष्ट्र की भी स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 मई को। उसके बाद देखिए संविधान का संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में दर्शाया गया है साथियों? अनुच्छेद 368 में दर्शाया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए जुलू जनजाति किस देश से है बताइए। यानी कि जुलू जनजाति की अगर बात करें तो ये तो दक्षिण अफ्रीका के नेटोल प्रांत में निवास करती है। आंसर आपका बी हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री साथियों कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा की अगर बात करें ये भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं साथियों? पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आंसर आपका बी के साथ। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था बताइए। तो कुशीनगर आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, कुशीनगर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, और यहीं पर महात्मा बुद्ध ने यानी कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखिए भारत का सबसे स्वच्छ शहर साथियों कौन सा है बताइए। तो कौन सा है साथियों? इंदौर की अगर बात करें तो यह भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों? देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। साथियों अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो साथियों तो तुरंत वीडियो को भी एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए अगर बात करें साथियों यहां पर अगर बात करें ये पुस्तक और लेखक है, जैसे कि जो प्रेजेंट डायरी है ना, इस पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण। इसमें पूछा गया तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये एक क्वेश्चन आपका बनता है, पूछा जाएगा प्रेजेंट डायरी किसकी पुस्तक है? तो आपको बताना है जयप्रकाश नारायण की। अगर बात करें बूंद और समुद्र किसकी पुस्तक है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, ये अमृतलाल नागर की है। उसके अलावा अगर बात करें लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है, और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था किसका? ईंटों का बना था, पत्थर का बना था, लकड़ी का बना था, या मिट्टी का बना था? तो किसका बना था साथियों? लकड़ी का बना था, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए साथियों। कौन सा सुमेलित नहीं है देखिए और बताइए सही जवाब आपका साथियों यहां पर क्या हो सकता है। देखिए अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में, इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में, नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, लेकिन अरब लीग का मुख्यालय साथियों कहां पर है? काहिरा में है, सऊदी अरब में नहीं है। अब नहीं है तो यह साथियों सुमेलित नहीं है, नहीं है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कि झूमर नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है, यानी कि झूमर नृत्य की अगर बात करें तो यह साथियों कहां पर किया जाता है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो कहां पर किया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा राज्य जहां पर झूमर नृत्य किया जाता है? तो हरियाणा में किया जाता है। उसके बाद देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में है बताइए। तो क्या आपका राइट आंसर होगा कानपुर? आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ताजमहल का निर्माण कब करवाया गया? तो 1632 में साथियों ताजमहल का निर्माण करवाया गया। आंसर आपका ए के साथ। नींबू का पीएच मान साथियों कितना होता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 2.4 की अगर बात करें तो ये नींबू का पीएच मान होता है।
राजस्व परिषद न्यायिक के कार्य होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, देखिए जो वाद विवाद और अपील के कार्य होते हैं ये भी राजस्व परिषद न्यायिक के कार्य हैं। हिस्सेदारी वाले विवाद का निपटारा ये भी राजस्व परिषद न्यायिक के कार्य हैं। और पुनर्अवलोकन का कार्य ये भी साथियों राजस्व परिषद न्यायिक के कार्य है। यानी कि कुल मिला के आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी? यहां पर साथियों नदी होना चाहिए। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेखित जिसका जिक्र आया है साथियों वो नदी कौन सी है? तो वो तो नदी सिंधु नदी है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर साथियों कौन सा है बताइए? तो राखीगढ़ी साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर अगर आपसे पूछे तो राखीगढ़ी आपको बताना है। सिराज हिंद किस नगर को जाना जाता है? यानी कि किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को क्या कहा जाता है साथियों? सिराज हिंद कहा जाता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश की किस नहर से सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? तो शारदा नहर साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों तो रिपीट हो गया, वन रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर साथियों आती है बताइए? तो जो वन रिपोर्ट होती है ना साथियों, वन रिपोर्ट ये हर 2 साल का पर आती है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका एक के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित होता है? तो 18.2%। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है साथियों? बेतवा नदी पर स्थित है। आंसर आपका बी के साथ। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है साथियों? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि तो 1961 से 1966 तक थी। तो जिनका आंसर यहां पर बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अनवरत योजना किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? तो कौन से वो प्रधानमंत्री थे साथियों? मोरारजी देसाई वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अनवरत योजना शुरू की थी। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस या संपूर्ण समाधान दिवस प्रत्येक माह में कब मनाया जाता है? तो ये साथियों प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को मनाया जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में दलहन अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है साथियों? तो ये कहां पर स्थित है आप लोग ध्यान रखेंगे, कानपुर में स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों उसके बाद आप लोग देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है ना? रीजनिंग के एकदम टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद मैथ को भी साथियों यहां पर हम लोग देखेंगे। कुल मिला के चारों विषयों को यहां पर साथियों कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपके तन पर वर्दी हो, बदन पर आपके वर्दी हो, तो इस पूरे मॉक टेस्ट को साथियों डेली आपका मॉक टेस्ट होता है जिसमें हिंदी के, सामान्य ज्ञान के, मैथ के, रीजनिंग के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। क्योंकि एग्जाम में आपके साथियों इसी टाइप के क्वेश्चंस आना है। तो अगर साथियों इस टाइप के क्वेश्चंस डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आप बहुत आराम से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो पहला साथियों रीजनिंग का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि ABC को कैलकुलेट करके जैसे तैसे करके 6 बनाया गया है, BCD को कैलकुलेट करके 24 बनाया गया है, तो CDE को कैलकुलेट करके साथियों क्या बनाया जा सकता है? 96, 48, 30 या 60। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक यहां पर आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, क्या गुणा हुई है, जोड़ा है क्या? ये तो आपका जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये आपका 5 और 6 हो जाएगा। तो इसकी अगर बात करें साथियों ये भी आपका क्या हो जाएगी? ये भी आपका जुड़ जाएगा। 4 3 7, 7 और 8 और 9, तो 9 तो यहाँ पर है नहीं। तो अब मेरे हिसाब से साथियों यहाँ पर गुणा होना चाहिए, क्योंकि जब इसकी साथियों गुणा कराओगे ना तब भी 6 ही आएगा। 3 दूना 6 और 6 कम 6, तो 2 आ गया, 3 आ गया, क्या आ गया? 4 आ गया। 4 3 12 और 12 दूना 24। उसी प्रकार यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 20 नहीं आपका 60 हो जाएगा। तो क्या 60 साथियों ऑप्शन में कहीं पर है? तो बिल्कुल साथियों 60 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, 5 का संबंध जैसे 23 से यहां पर है वैसे 7 का संबंध साथियों किससे होगा बताइए? देखिए 5 से 23 कैसे बनाए? मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 का स्क्वायर किया गया है और उसमें से 2 माइनस कर दिया गया है। क्या उसी प्रकार इसका भी स्क्वायर करके अगर 2 माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा? 49 में से साथियों 2 अगर माइनस करेंगे तो 47 आएगा। क्या कहीं 47 साथियों ऑप्शन में है? बिल्कुल 47 ऑप्शन में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे अलग क्या चीज है? सबसे अलग कौन सी जगह है बताइए? पणजी है, भोपाल है, पुणे है, शिलोंग है, बताइए। चलिए देखिए
पणजी की अगर बात करें तो ये गोवा की राजधानी है, बिल्कुल गोवा की राजधानी है। अगर भोपाल की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। शिलोंग की अगर बात करें साथियों तो ये मेघालय की राजधानी है, लेकिन पुणे किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। अब नहीं है साथियों तो यही सबसे अलग हो जाएगा, सबसे विषम हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, यहां पर भी आपसे यही पूछा जा रहा है कि सबसे अलग कौन सा है, सबसे विषम कौन सा है। तो लेटर पोजीशन करा लीजिए। एन 14 पर होता है, ई 5 पर होता है, एक्स आपका कितने पर होता है, 24 पर होता है ना, 24 पर होता है, एफ 6 पर होता है, एल 12 पर होता है। उसी प्रकार अगर बात करें साथ, देखिए मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि दूसरा लेटर जो है ना वो वॉवेल है साथियों 3 ऑप्शन में, लेकिन तीसरे वाले ऑप्शन में साथियों दूसरा लेटर वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो यही सबसे अलग हो जाएगा, सबसे विषम हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखलाओं को पूरा करेगा, बताइए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लेटर काउंट कर लीजिए कितने और खाली जगह भी काउंट कर लीजिए, देख लीजिए कितनी है साथियों, आपको मालूम पड़ जाएगा। देखिए यहां पर अगर बात करें बी ए, बी के बाद यहां पर कोई दिक्कत है साथियों, यहाँ पर दिक्कत है, कुछ दिक्कत है, मैं आपको साथियों बतला देता हूँ कैसे है, कैसे होना है साथियों। देखिए अगर मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा सुधार करके बतला दूं, ए खाली जगह बी खाली जगह सी खाली जगह बी खाली जगह बी सी ए, बिल्कुल सही। यहाँ पर साथियों दो हैं, ठीक है ना, दो खाली जगह हैं और एक साथियों बी के बाद यहाँ पर भी खाली जगह है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ए बी फिर खाली जगह है और फिर बी के बाद भी खाली जगह है। अब साथियों काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 का साथियों बन रहा है। अब यहाँ पर या तो 5 का पेयर बनेगा या 4 4 के पेयर बनेंगे। 5 का पेयर बनाकर देख लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 का एक बन गया, 1 2 3 4 5, 5 का बन गया, 1 2 3 4 5, ये 5 का बन गया और 1 2 3 4, अरे ये तो 4 ही का बना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, ये कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ये बना है बी। बी के बाद भी ये खाली जगह है ना, तो अब देखिए साथियों अंत में बी सी आ रहा है। यहाँ पर सी तो है लेकिन बी नहीं है, तो बी हमने बना लिया। अब अंत में बी बी सी आ रहा है, तो बी सी तो है, बी नहीं है, बी यहाँ पर बना लिया। अब देखिए बी बी मतलब 3 बार बी बी है और फिर सी है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें 3 बार बी बी है, देखिए यहाँ पर सी आ जाएगा और यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर भी बी आ जाए, क्योंकि 3 बार बी बी है और फिर सी है, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर हमें पूरा मिल जाता है ए और 3 बार बी और सी, ए 3 बार बी और साथियों सी, यहाँ पर ए और 3 बार बी और सी, यहाँ पर ए 3 बार बी और सी। अब देख लीजिए साथियों क्या क्या आपने अपने पेन से लिखा है। देखिए सबसे पहले आपने बी लिखा है, ये बी लिखा है ना, फिर आपने साथियों बी लिखा है, फिर आपने क्या लिखा है, ए लिखा है, फिर आपने बी लिखा है, उसके बाद आपने बी लिखा है, बी लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर सी लिखा है। तो बी बी ए बी बी, बी बी ए बी 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 और सी बी सी, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, डी बटे 5 है, जी बटे 9 है, जे बटे 14 है और एम बटे 20 है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऊपर लेटर और नीचे कौन सी संख्या आएगी, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर साथियों बात करें कैसे क्या होगा, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। यहाँ पर डी 4 पर है, जी 7 पर है, जे 10 पर है, एम 13 पर है। देखिए 3 बढ़ाया गया, 3 बढ़ाया गया, 3 बढ़ाया गया, तो 3 बढ़ाएंगे 16 यहाँ पर आ जाएगा और 16 पर आता है पी। अब देखिए पी कौन से ऑप्शन में, नहीं 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 नहीं, पी साथियों सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी नीचे वालों को आपको चेक भी नहीं करना, अगर चेक करोगे ना तो 27 ही आएगा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 2 है, 15 है, 4 है, उसके बाद 47 है, 7 है, 118 है, फिर 11 है। फिर आपको बताने साथियों दो ऑप्शन है, देखिए मतलब दो संख्या है ना, तो दो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपको बताना है क्या आएगा। देखिए ये 2 से 4 हुआ है, ये 4 से 7 हुआ है, 7 से 11 हुआ है, तो 11 से जो आएगा वो यहाँ वाला नंबर आएगा। यानी कि पहले अगर बात करें 2 बढ़ाया गया, फिर 3 बढ़ाया गया, फिर 4 बढ़ाया गया, तो जाहिर सी बात है 5 बढ़ाएंगे, तो 11 में जब 5 बढ़ाएंगे तो 16 आएगा। तो अंत में 16 एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब अगर यहाँ पर साथियों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये कैसे आ गया है, चलिए देखिए। देखिए एक चीज मुझे यहाँ पर लग रही है कि ये 4 चौक 16 आया है और एक कम कर दिया, 7 सत्ते 49, 2 कम कर दिया, मतलब एक कम किया,
2 कम किया, और 11 का अगर बात करें ना, 11 का स्क्वायर 121 होता है, यहाँ पर कितना कम किया, 3 कम किया, तो ये 16 आया है ना। 16 का स्क्वायर में साथियों 4 कम करेंगे तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 4 कम करेंगे साथियों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 252 आ जाएगा। तो 252 के ऑप्शन में है, 252, 252 बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, बी है, बी टू डी है, उसके बाद ई 3 5 है, और आई यहाँ पर होना चाहिए साथियों, आई, ठीक है, आई है, और फिर 4 है आपका, और फिर एम है। देखिए यहाँ पर 2 से 3 हुआ है, 3 से 4 हुआ है, जाहिर सी बात है साथियों बीच में क्या आ जाएगा, बीच में आपका 5 आ जाएगा, लेकिन 5 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर बी की बात करें साथियों, देखिए बी होता है 2 पर, ई होता है 5 पर, आई होता है 9 पर, तो कुल मिला के 2 से 5 हुआ, 3 बढ़ाया, 4 बढ़ाया, तो अब साथियों 5 बढ़ाएंगे, और जब 5 बढ़ाएंगे ना तो क्या आ जाएगा साथियों, 14 आ जाएगा, और 14 पर n होता है, तो n5 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 तो सभी में है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, देखिए d होता है 4 पर, h होता है 8 पर, m होता है 13 पर, तो कुल मिला के 4 बढ़ाया, फिर 5 बढ़ाया, 4 बढ़ाया, 5 बढ़ाया, तो अब साथियों 6 बढ़ाएंगे, तो 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, और 19 पर साथियों होता है एन एस, सॉरी क्या होता है, एस होता है, यानी कि N5S कहां पर लिखा हुआ है, N5S साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि एक वेन आरेख चुनिए आप, जो सूर्य, पृथ्वी और तारे के बीच के संबंध को सही रूप से निरूपण करता है, बताइए। देखिए सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा ही तो है, तो बहुत सारे तारों में से एक तारा है सूर्य, ऐसे भी तो हम लोग कह सकते हैं, तो ये मान लीजिए तारे हो जाएंगे, या उसके अंतर्गत साथियों सूर्य हो जाएगा, और पृथ्वी ये अलग हो जाएगी। तो ऐसी साथियों कंडीशन, ऐसी पोजीशन आपको कहां पर नजर आ रही है, ऐसा तो साथियों आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, तो यही आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेन आरेख कौन सी है कि उस संख्या उन शिक्षकों को दर्शाती है। देखिए शिक्षक आपके ये हैं, ठीक है ना, शिक्षक आपके साथियों ये हो जाएंगे ट्रायंगल वाले में, चलिए, यानी कि उन शिक्षकों को दर्शाती है जो व्यावसायिक संस्था और रोटरी क्लब के सदस्य हैं, यानी कि वो रोटरी क्लब के भी सदस्य हैं और वो व्यावसायिक संस्थाओं के भी सदस्य। तो यहाँ पर साथियों 5 ऐसा नंबर मुझे लग रहा है जो कि शिक्षक भी है, व्यावसायिक संस्थाओं का सदस्य भी है और रोटरी क्लब का सदस्य भी है, तो 5 आपके साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और ये कौन से ऑप्शन में है साथियों, ये ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये जिस टाइप से अगर बात करें ना, ये जितने कठिन क्वेश्चन दिखते हैं उतने कठिन होते नहीं है, इसमें एक छोटा सारा एविडेंस आपको दे दिया जाता है, जिस एविडेंस की मदद से आप साथियों उत्तर तक पहुंच सकते हो। देखिए यहां पर लिखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पैट, जू, सिम को क्या कह सकते हैं, ईट गुड मैंगोज कह सकते हैं, पुस सिम टिम को कह सकते हैं मैंगोज एंड स्वीट्स कह सकते हैं, टिम जू किट को कह सकते हैं परचेज गुड स्वीट्स कहते हैं। तब बताइए गुड किस शब्द का अर्थ है, यानी कि गुड का कोड आपसे साथियों कुल मिलाकर यहां पर पूछे जा रहा है। अब आप ये देख लीजिए गुड कहां कहां पर है, गुड एक तो साथियों यहां पर है गुड, और कहां पर है साथियों, और कहां पर है, और एक गुड यहां पर है, यानी कि मैं कह सकता हूं इनका कोड ये 3 है, ठीक है ना, और इनका कोड साथियों ये एक तरीके से 3 है, तो इन दोनों में देख लीजिए साथियों क्या सेम है, यानी कि इसमें और इसमें क्या क्या सेम है, जू सेम है, और क्योंकि यहां पर गुड यहां पर भी है, गुड यहां पर भी है, तो जो नंबर सेम होगा ना वही तो आपका साथियों गुड का कोड होगा। तो जू यहां पर भी है, जू यहां पर भी है, तो साथियों जू आपका क्या हो जाएगा, जू ही आपका गुड का कोड हो जाएगा, और सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर अगर बात करें यदि किसी सांकेतिक भाषा में HOME को कोड के रूप में साथियों 2 5 1 4 लिखा जाता है, 4 1 लिखा जाता है, SHOP को 8 2 5 6 लिखा जाता है, WORK को इतना लिखा जाता है, तो स्मोक को क्या लिखा जाएगा बताइए। देखिए एस का कोड क्या है, एस का कोड साथियों 8 है ना, तो 8 आ जाएगा। एम की अगर बात करें, एम का कोड क्या है साथियों 4 है ना, तो 4 आ जाएगा। ओ की कोड की अगर बात करें, ओ का कोड 5 है तो 5 आ जाएगा, और के की अगर कोड की बात करें तो 3 आ जाएगा, ई की कोड की बात करें तो 1 आ जाएगा, यानी कि 84,531 कहां पर लिखा हुआ है, 84,531 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। यदि माया ने बताया वैशाली के पिता विनायक मेरे ससुर विश्वनाथ के एकमात्र पुत्र हैं। साथियों मेरे कौन है, ये मेरे माया कह रही है एक तरीके से, तो मैं यहां पर साथियों बना लेता हूं माया, यानी कि ये माया है और माया कह रही है कि मेरे ससुर विश्वनाथ का एकमात्र पुत्र। अरे भाई कि अगर मान लीजिए साथियों यहां पर जो कहा जा रहा है ना, मान लीजिए ये विश्वनाथ है, ये कौन है, विश्वनाथ है, और विश्वनाथ कौन है साथियों, माया के ससुर हैं, यानी कि और कहा जा रहा है कि विश्वनाथ का एकमात्र पुत्र, तो जो विश्वनाथ का एकमात्र पुत्र होगा साथियों वही तो कौन होगा, वही तो माया का पति होगा। चलिए तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद क्या गया है, एक बार यहां देख लीजिए कि वैशाली के पिता, माया ने बताया कि वैशाली के पिता विनायक मेरे यानी कि ये विनायक है एक तरीके से, कौन है, ये विनायक हैं। अब देखिए वैशाली के पिता विनायक मेरे ससुर विश्वनाथ के एकमात्र पुत्र हैं, और ये विनायक की बेटी का नाम क्या है, वैशाली है। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि वैशाली के पिता विनायक हैं, ठीक है ना। तो अब कुल मिला के ये ससुर हो गए और ये बाप हो गए किसके, विनायक की बीवी ये हो गई, और इन दोनों की बेटी ये वैशाली हो गई। उसके बाद कहा गया है कि तो रूपा जो वैशाली की बहन है, यहां पर अगर बात करें रूपा कौन है साथियों, यानी कि रूपा माया और विनायक की बेटी है, ठीक है ना, और ये वैशाली की बहन है। कहा जा रहा है कि तो रूपा वैशाली की बहन है, विश्वनाथ से किस प्रकार संबंधित होगी, यानी कि विश्वनाथ क्या कहेगा रूपा को, तो विश्वनाथ की तो ये बेटे की बेटी है, और बेटे की बेटी को क्या कहा जाता है, पोती कहा जाता है। तो क्या पोती साथियों ऑप्शन में कहीं पर लिखा हुआ है, पोती तो नहीं लिखा है लेकिन पौत्री लिखा है, तो बात एक ही है साथियों, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कि रवि को याद है कि लोकेश का जन्मदिन 19 नवंबर के बाद तथा 22 नवंबर से पहले है, यानी कि 19 नवंबर के बाद क्या आ जाएगा, एक तो 20 नवंबर आ जाएगा, एक 21 नवंबर आ जाएगा, और 22 नवंबर से पहले है ना, तो 22 नवंबर नहीं लिखने की जरूरत है, यानी कि अब तो साथियों या तो लोकेश का जन्मदिन 20 नवंबर को होगा या 21 नवंबर को होगा। उसके बाद कहा गया है कि जबकि दीपक को याद है कि लोकेश का जन्मदिन 20 नवंबर के बाद है, यानी कि 20 नवंबर के बाद है, ये भी कट गया। तो अब लोकेश का जन्मदिन साथियों कब दिख रहा है, 21 नवंबर को दिख रहा है। खैर उसके बाद क्या लिखा देख लेते हैं कि 20 नवंबर के बाद है लेकिन 24 नवंबर से पहले है, तो लोकेश का जन्मदिन किस दिन है जिस पर दोनों सहमत हो जाएं, तो दोनों जो सहमत होंगे वो 21 नवंबर तारीख पर सहमत होंगे। तो 21 नवंबर साथियों कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अहमद हमीद से बड़ा है, तो जो कहा जा रहा है वो लिख लीजिए। अहमद जो है ना, अहमद साथियों क्या कहा गया है कि अहमद के बारे में कहा गया है कि ये हमीद से बड़ा है, ठीक है, और रवि राकेश के बराबर है। रवि जो है ना साथियों, रवि किसके बराबर है, रवि राकेश के बराबर है, ये बात कही। जो कहा जा रहा है वो लिख लीजिए। लेकिन आनंद शशि से छोटा है, आनंद जो है ना साथियों, आनंद ये शशि से छोटा है। आनंद की अगर बात करते हैं, आनंद साथियों ये शशि से क्या है, शशि से छोटा है। चलिए शशि से छोटा है जो राकेश के बराबर है, यानी कि जो शशि है ना ये राकेश के बराबर है एक तरीके से बात करें, तो हम यहां पर शशि लिख लेते हैं, ये शशि लिख लेंगे और आनंद उससे छोटा हो जाएंगे, ये आपका आनंद हो गया। उसके बाद कहा गया कि यदि हमीद राकेश से बड़ा है, यानी कि हमीद जो है ना, हमीद राकेश से बड़ा है, यानी कि अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि हमीद यहां पर लिख लूंगा, हमीद क्योंकि राकेश से बड़ा है, और अहमद यहां पर लिख लूंगा, तो बात तो वही आ गई ना साथियों, तो इसको मैं कट कर देता हूं। उसके बाद कहा गया है कि यदि हमीद राकेश से बड़ा है तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे बड़ा तो अहमद है और सबसे छोटा मुझे यहां पर आनंद लग रहा है। तो अहमद और आनंद कौन से ऑप्शन में है साथियों, अहमद और आनंद ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या होगा। कि 5 है, फिर 22 है, फिर 107 है, फिर यहां पर आपको बताने कौन सा नंबर आएगा, फिर 2657 है, बताइए। चलिए देखिए इसकी गुणा साथियों 5 से की गई है और यहाँ पर 3 माइनस किया गया, ऐसा ही तो है ना। इसकी गुणा की अगर बात करें 5 से गुणा करेंगे साथियों तो 5 एकम 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 दूना 10 और 11 आपका हो जाएगा। यहाँ पर भी फिर बात वही है, 3 माइनस किया गया है, तो कुल मिला के 107 की गुणा हम करेंगे किससे, 5 से, और कितना माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, तो 7 पंजे 35
या 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, कितना माइनस कर दिया 3। अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों 532 आ जाएगा। क्या 532 ऑप्शन में है? बिल्कुल 532 ऑप्शन में है, तो यही आपका सही जवाब है। अब इसकी एक बार साथियों 5 से गुणा करा लेना और 3 माइनस कर देना, देख लेना 2657 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरा उम्मीद है कि आ रहा होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 6 है, 24 है, 12 है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा, फिर 18 है, 8 है, 24 और फिर 0। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में डबल डबल ज्यादा ज्यादा नंबर है। देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, फिर 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये सीरीज आपकी समझ में आ गई ना। अब 24 है, फिर यहां पर क्या आएगा, फिर यहां पर देखिए यहां पर 8 प्लस किया गया, 0 से 8 प्लस करेंगे ये आ जाएगा। अगर इसमें भी अगर 8 प्लस करें तो यहां पर 16 आ सकता है। अगर इसमें 8 करेंगे प्लस तो 24 आ जाएगा। तो ये सीरीज बिल्कुल सही, यानी कि यहां पर जो नंबर आएगा वो 16 आएगा। कथन साथियों आपके सामने कह रहा है, कथन है और निष्कर्ष है। आपको कथन को पढ़कर देखना है कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। आत्म संयम समाज में व्यवस्था के लिए कुंजी है। मतलब जो आत्म संयम है ना, ये समाज में व्यवस्था के लिए कुंजी है। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि समाज में अशांति आत्म संयम रहित लोगों के कारण होती है। आत्म संयम सहित नहीं बल्कि रहित, यानी कि आत्म संयम अगर नहीं है तो इसकी वजह से समाज में अशांति होती है। बात तो बिल्कुल सही है साथियों, कथन के अकॉर्डिंग है। समाज में आत्म संयम वाला कोई व्यक्ति नहीं है साथियों। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई भी व्यक्ति नहीं है आत्म संयम वाला, तो यह गलत हो जाएगा। कुल मिला के निष्कर्ष आपका जो सही होगा वो कौन सा निष्कर्ष सही होगा, केवल एक वाला निष्कर्ष सही होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। देखिए यहां पर अगर बात करें कि कथन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कथन आपके सामने है कि पढ़ना अच्छी हॉबी है। बिल्कुल पढ़ना अच्छी हॉबी है। खाली समय का सदुपयोग करने के लिए हॉबी में लगा जा सकता है। अब कथन निष्कर्ष एक कहता है कि सामान्यतः बुद्धिमान लोग पढ़ने को हॉबी के रूप में चुनेंगे। तो ये मुझे साथियों सही नहीं लग रहा है। पढ़ने का प्रयोग खाली समय की एक हॉबी के रूप में किया जा सकता है। तो ये साथियों कुल मिला के आपका मतलब पढ़ने का प्रयोग जो है ना, खाली समय की एक हॉबी के रूप में किया जा सकता है। तो ये सही लग रहा है। तो 2 वाला आपका निष्कर्ष जो जाएगा वो बिल्कुल सही जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, ठीक है। अब सी उनके साथ जोड़ने पर उनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो सी की वर्तमान आयु साथियों कितनी होगी? तो अब साथियों यहाँ पर मैथ के प्रश्न आपके शुरू हो चुके हैं। तो अगर बात करें 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु कितनी थी? 18 वर्ष थी। यानी कि ए और बी 2 लोग हैं यहाँ पर। अगर बात करें इनकी औसत आयु, देखिए अगर इनकी 3 वर्ष की पहले की औसत आयु 18 वर्ष है तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा साथियों? और 18 दूना आपका 36 हो जाएगा। लेकिन ये 3 वर्ष पहले की है, इसकी भी 3 वर्ष पहले की है। तो 3 इसमें वर्तमान समय की निकालने के लिए 3 इसमें प्लस करोगे, 3 इसमें प्लस करोगे, इसमें 6 प्लस करोगे तो ये 42 हो जाएगी कुल मिलाकर। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी की अभी की आयु कितनी है? अभी की दोनों मिलाकर आयु साथियों 42 वर्ष है। इतनी बात आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि अब सी को उनके साथ जोड़ दिया जाता है। यानी कि ए बी सी की वर्तमान आयु कितनी अगर बात करें साथियों, इनकी औसत आयु 22 हो जाती है। तो 3 लोग हैं ना, तो कुल मिला के साथियों 22 तिया 66 हो जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 66 हो जाएगी। अब देखिए ए बी की आयु आपको पता है और सी की आयु आपको निकालना है। यानी कि ए बी की जगह 42 लिख देंगे प्लस सी बराबर आपका 66 हो जाएगा। तो सी बराबर हो जाएगा आपका 66 माइनस 42। यानी कि सी की जो वैल्यू निकल कर आएगी, यानी कि एज निकल कर आएगी, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। तो कुल मिला के सी की उम्र क्या होगी? 24 वर्ष होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या होगा? दो क्रमिक संख्याओं का छोटी संख्या का मान गुणनफल है। बताइए क्या लिखा हुआ है? दो क्रमिक संख्याओं का दो क्रमिक संख्याओं का छोटी संख्या का मान गुणन। थोड़ा सा दिक्कत यहां पर हो गई, मैं आपको बता देता हूं। लिखा हुआ है दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल। क्या ये कुछ नहीं है साथियों? अभी रुकिए, देखिए दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1980 है। उसके बाद लिखा है तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या बताइए।
चलिए, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि अगर दो क्रमिक संख्याएं, जैसे कि मान लीजिए 2 और 3, ये क्रमिक संख्या तो हुई, अगर इन दोनों की अगर बात करते हैं तो इन दोनों का गुणनफल जो है वो कितना है साथियों, 1980 है। तो छोटी संख्या पूछी जा रही है कि ये 2x वाली साथियों क्या होगी। खैर, अब अगर बात करें इसको ऑप्शन की मदद से करेंगे, ठीक है, इसको किससे ऑप्शन की मदद से करेंगे। मान लीजिए अगर छोटी संख्या ये है और क्रमिक संख्या की बात की गई तो बड़ी संख्या 35 होगी, यानी कि 34 और 35 की जब हम गुणा करते हैं तो क्या 1980 आता है साथियों। एक बार देख लेते हैं, 34 और 35 की गुणा कराकर देखिए। 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, 5 तीन आपका 15 हो जाएगा, 2 आपका 17 हो जाएगा, 4 तीन आपका 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 1 आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर 9 आ गया तो यहाँ पर 8 आना चाहिए। ये कुल मिला के साथियों फ्लॉप हो गया तरीका। अब अगर बात करें 35 और 36 की अगर बात करते हैं तो ये क्या साथियों आएगा 1980। 6 पंजे 30 हो जाएगा आपका, 6 तीन 18 और 3 आपका 21 हो जाएगा और 5 तीन आपका 15 हो जाएगा, 3 तीन 9 और 1 आपका 10 हो जाएगा। ये 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर सी वाले को ट्राई करते हैं, यानी कि 44 और 45 की एक बार साथियों गुणा करा कर देखते हैं। तो 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 2 लग जाएगा, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 2 आपका 22 हो जाएगा, 4 चौक आपका 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 1 आपका 17 हो जाएगा। यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं ना हम लोग तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दो क्रमिक संख्याएं कहा गया ना, तो और छोटी संख्या का दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 1980 है। छोटी संख्या आपसे पूछी जा रही है साथियों, क्या पूछी जा रही है, छोटी संख्या आपकी 44 हो जाएगी, यानी कि 44 और 45 की गुणा करेंगे तो 1980 आएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, जो अभी मैंने आपको कराया था, किताबी भाषा में बहुत लंबे चौड़े इनके सॉल्यूशन है, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश की। इसको देखिए, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10 प्रतिशत पानी है, तो मैं कह सकता हूं दूध पानी कितना है, पानी कितना है साथियों, 40 का 10% कितना होगा, 4 लीटर होगा। तो दूध की अगर बात करें, दूध कितना होगा, दूध साथियों 36 लीटर होगा। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। कितना पानी और मिलाया जाए, मैं कहूंगा x पानी और मिलाया जाए, नीचे दूध आ जाएगा, बराबर क्या, अगर कितना पानी मिलाया जाए तो x अगर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में पानी 20% हो जाए और बचा 80% क्या होगा, 80% दूध होगा। तो इसको अगर इससे कट करेंगे 1/4 यहाँ पर आ जाएगा। इसको अगर कट करेंगे 4 नीम आपका 36 आ जाएगा। ये आपकी इससे गुणा हो जाएगी, यानी कि 4 + x बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और x बराबर 9 माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और x बराबर क्या निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों 5 ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक व्यक्ति 5% की हानि पर अपना टाइपराइटर बेचता है। यदि उसने इसे 80 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता, यानी कि 5% की हानि हो रही है एक तरफ 5% का लाभ हो रहा है। अगर 80 रुपए अधिक में बेचा जाता तो मैं कह सकता हूं 10% की जो वैल्यू दे रखी है वो 80 दे रखी है। अच्छा, टाइपराइटर का क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 100% की वैल्यू आपको निकालना है। जब 10% की वैल्यू 80 है तो जाहिर सी बात है 100% की वैल्यू साथियों क्या हो जाएगी, 800 हो जाएगी और 800 ही आपका क्रय मूल्य आएगा और 800 ही आपका राइट आंसर जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए। यहां पर अगर बात करें 3:5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 5:6 हो जाए। इसको अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो सकता हो, सॉल्यूशन चला जाए, इसलिए ऑप्शन की मदद से आप करके देखिए। 3 और 5 में पूछा जा रहा है क्या जोड़ा जाए, तो 3 और 5 में 6 जोड़ लीजिए। अगर 6 जोड़ते हैं कि अनुपात 5:6 आता है, देख लेते हैं। इसमें 6 जोड़ दिया, इसमें 6 जोड़ दिया, कितना आ गया, 6 और 3 9 आ गया, यहां पर 11 आ गया। तो ये तो साथियों कट ही नहीं सकता है, तो ये नहीं हो पाएगा। अब अगर बात करें 3 और 5 में क्या जोड़ दिया जाए प्रत्येक पद में, तो मैं कहूंगा 7 जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया जाए, क्या साथियों अनुपात 5:6 आ जाएगा। ये आपका 10 आ जाएगा, ये आपका साथियों 12 आ जाएगा। इसको कट करेंगे, 2 छंग आपका 12, 2 पंजे आपका 10, बिल्कुल साथियों 5:6 आ चुका है। तो कुल मिला के साथियों क्या जोड़ा जाए, 7 जोड़ा जाए तो अनुपात 5:6 बन जाएगा। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। यहां पर अगर बात करें, यदि किसी कार्य को पूरा करने में 12 कामगार 4 घंटे का समय लेते हैं तो 15 कामगार उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए 12 कामगार 4 घंटे का समय ले रहे हैं
तो 15 कामगार उसको करने में कितना समय लेंगे? मैं कहूँगा टी समय लेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर डालिए। अगर बात करते हैं साथियों 12 गुणा 4 बटे आपका 15 बराबर आपका टी आ जाएगा। इसको कट करें 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा। इनके टी बराबर जो आएगा वो 4 चौक 16 बटे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 4 चौक 16 बटे कितना आ जाएगा साथियों? 5 आ जाएगा। अब मैं कहूँगा साथियों कितने घंटे लेंगे? तो 16 बटे 5 घंटे लेंगे। अब इसको एक बार मिनट में साथियों बदल कर देखिए। मिनट में बदलेंगे 60 से गुणा करा दीजिए। इसको अगर कट करेंगे यहाँ पर 12 आ जाएगा। 12 गुणा 16 कितना साथियों आ जाएगा? 12 पंजे 60, 12 छंग 72 आ जाएगा और 12 एकम 12 आ जाएगा। यानी कि 2 यहाँ पर 9 यहाँ पर 1 यानी कि 192 मिनट कुल मिला के साथियों उसको लगेंगे। अब इस 192 मिनट को किसमें बदल लीजिए साथियों? आप लोग बदल सकते हैं साथियों, किसमें बदल सकते हैं? मिनट में बदल सकते हैं, यानी कि घंटे और मिनट में। देखिए 180 मिनट जो होंगे ना वो 3 घंटे हो जाएंगे, यानी कि 3 घंटे हो जाएंगे। और कितने एक्स्ट्रा मिनट हैं? 12 एक्स्ट्रा मिनट हैं। तो मैं कह सकता हूं 3 घंटे 12 मिनट साथियों आपका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही एक ट्रेन 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है बताइए? देखिए अब यहाँ पर दूरी की अगर बात करें ना, दूरी क्या होगी? तो दूरी होगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है ना। और चाल आपको दे रखी है साथियों, ठीक है। तो चाल की अगर बात करें, फॉर्मूला आपने जाना होगा साथियों, सुना होगा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है साथियों? दूरी बटे समय होता है। तो चाल यहां पर साथियों दे रखी है 30 मीटर प्रति सेकंड। दूरी की अगर बात करें तो टी क्या है? टी ही तो ज्ञात करना है, ट्रेन की लंबाई ही तो ज्ञात करना है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 600 मीटर है। और समय की अगर बात करें तो 30 सेकंड का समय है। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए इस 30 की इस 30 से गुणा होगी, क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा। 3 तिया 9, 900 आ जाएगा। 900 टी, टी क्या है? टी आपकी ट्रेन की लंबाई, और यही आपसे पूछी जा रही है। और यहां पर क्या आ जाएगा? 600 आ जाएगा। तो ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का आ जाएगा, यानी कि 900 में से 600 जाएगा तो 300 बचेगा। तो मैं कह सकता हूं ट्रेन की लंबाई जो निकलेगी साथियों वो कितनी निकलेगी? वो 300 मीटर निकलेगी। और 300 मीटर कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक आयत की लंबाई, यानी कि एक आयत का जिक्र है, तो एक आयत हमने यहां पर बना लिया। कहा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है एवं इसका विकर्ण क्या है? इसका विकर्ण साथियों कितना है? 10 की अगर बात करें 10 इसका है, 10 इसका विकर्ण हो जाएगा। तो 8 लंबाई है, 10 विकर्ण। देखिए आपने साथियों एक ट्रिपलेट सुना होगा 3 4 5 का। आपने ट्रिपलेट सुना होगा साथियों किसका? 6 8 10 का सुना होगा। यानी कि अगर एक भुजा 10 है, दूसरी भुजा 8 है, तो तीसरी भुजा साथियों 6 होगी। इतना आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए यहां पर साथियों अगर बात करें, एक भुजा 10 है, एक भुजा 8 है, तो ये वाली भुजा जाहिर सी बात है 6 होगी। अच्छा यहां पर पूछा क्या जा रहा है कि आयत की परिसीमा क्या है, यानी कि इसका परिमाप आपसे पूछा जा रहा है। और परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का जो परिमाप होता है ना, वो क्या होता है? वो दोनों लंबाइयों को जोड़ दो, यानी कि इसको जोड़ दो और ये जो चौड़ाई इसको जोड़ दो। अब लंबाई अगर 8 है तो ये 8 होगी, चौड़ाई अगर 6 है तो ये 6 होगी, यानी कि सब कुछ जोड़ दो प्लस प्लस। 8 8 आपका 16 हो जाएगा, 16 और 6 आपका 22 हो जाएगा, 22 और 6 आपका 28 हो जाएगा, यानी कि इसका परिमाप जो निकलेगा वो 28 सेंटीमीटर निकलेगा। और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बहुत शॉर्ट में साथियों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद देखिए 48 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? नहीं कि कहा जा रहा है 48 रुपए में जब उसको बेचा जाता है तो उस पर 20% की हानि होती है, यानी कि 80% की वैल्यू 48 रुपए है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? ये एक बार निकाल लीजिए, ठीक है। 48 बटे क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा, गुणा इसको 100 कर देंगे। तो यहां पर साथियों 20 पंजे आपका 100, 20 चौक आपका 80, 4 एकम 4, 4 एकम 5, 4 दूना 8, यानी कि 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये साथियों कुल मिला के 100% की वैल्यू है, यानी कि खरीदने वाली वैल्यू है वो मूल्य वाली, जिस पर बेचने पर ना तो लाभ होगा ना हानि होगा। अब कहा जा रहा है कि इसको 20% लाभ के साथ अगर बेचा जाता है तो इसको 120% में बेचेंगे तो ये कितने की बिकेगी? आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 20 छंग आपके 120, 20 पंजे आपके 100, इसको कट करेंगे यहां पर 12 आ जाएगा। और 12 छंगे कितने होते हैं साथियों? 72 होते हैं। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसको 72 रुपए में बेचना होगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए
और ये साथियों आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ वीडियोस आपके सामने खुलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैथ और रीजनिंग में आप एकदम महारती बन जाए, एकदम महारती बन जाए, हिंदी में आप एकदम महारती बन जाएं, यानी कि 100/100 का स्कोर आप करें। अगर 100 सवाल मैथ के आपको दिए जाएं तो 100 में से 100 आए, रीजनिंग के 100 सवाल दिए जाएं तो 100 में से 100 आए, हिंदी के 100 सवाल दिए जाएं तो 100 में से 100 आपके आए। अगर आप ये चाहते हैं तो उस पूरी प्लेलिस्ट के हर एक क्वेश्चंस को साथियों तैयार कर लीजिएगा। इन 3 विषयों में आप बहुत आराम से महारती बन जाओगे। ठीक है ना? तो कुछ मिला के साथियों लगभग 15 के आसपास क्लासेस होंगी। डेली अगर एक दिन में एक क्लासेस को भी देखेंगे साथियों तो बहुत जल्दी वो पूरी प्लेलिस्ट आपकी कवर हो जाएगी और 3 विषयों के आप महारती बन जाओगे। उस पूरी प्लेलिस्ट को करने के बाद दुनिया का कोई भी यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट उठा लेना साथियों, बहुत शानदार आपका स्कोर आएगा। इतना स्कोर आएगा, इतना स्कोर आएगा कि अपने स्कोर को देखकर ही आप साथियों चौंक जाओगे कि इतनी तैयारी आपकी कैसे हो गई कि इतना बढ़िया बढ़िया आपका स्कोर आने लगा। चलिए तो अब साथियों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक टीवी तथा एक डीवीडी दोनों का मूल्य 3500 रुपए है। अगर टीवी और डीवीडी से, यानी कि टीवी जो है ना वो डीवीडी से इतने गुना महंगा है, कितने गुना महंगा है इसकी अगर बात करें तो 1 सही 1/2, यानी कि 2 एकम 2, 3/2 गुना महंगा है। 3/2 गुना महंगा। अच्छा, दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो टीवी है और एक क्या है साथियों, डीवीडी है। यहां पर कहा जा रहा है कि टीवी जो है ना, टीवी ये डीवीडी से इतने गुना महंगा है, यानी कि 3/2 गुना महंगा है। तो मैं कह सकता हूं अगर टीवी 3 रुपए की है तो डीवीडी 2 रुपए की होगी, या ऐसे कह सकते हैं टीवी 3000 रुपए की है तो डीवीडी 2000 रुपए की होगी। तो डीवीडी का मूल्य क्या है, इसका मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अच्छा दोनों की अगर बात करें ना साथियों, दोनों की बात करें तो यानी कि ये आपका 3x हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा। अच्छा, दोनों का मूल्य ही तो एक तरीके से दे रखा है 35,000 रुपए, तो 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। यानी कि 5x की वैल्यू साथियों दे रखी है 35,000 रुपए, यानी कि x की वैल्यू क्या दे रखी है साथियों, 35,000/5 यहाँ पर आ जाएगा। और ये जब कट होगा 5 सत्ते 35, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी ना वो 7,000 तक आ जाएगी। तो अब आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, डीवीडी का मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कि x बराबर 7,000 है तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है साथियों 14,000 हो जाएगा। तो 14,000 ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता टीवी का मूल्य क्या है तो भाई 7×21 करा देते, यानी कि 21,000 साथियों क्या होता, 21,000 आपका टीवी का मूल्य होता। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और वीडियो को लाइक करके कम से कम अपने 2 से 3 मित्रों तक अगर इस वीडियो को पहुंचा देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारे से कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। और जो पूरी प्लेलिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट को एकदम खंगाल डालिए, एक एक क्वेश्चंस को तैयार कर डालिए। जय हिंद साथियों।